हमारे पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। जरूर होगा कि आपने पिछली कक्षाओं में इस पाठ के कुछ अंश पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इसको वापस शुरुआत से ही शुरू करें। हमारे चारों तरफ जब हम नजर दौड़ाएंगे, यानी कि हमारे चारों तरफ जब हम नजर दौड़ाएंगे तो हमको बहुत सारी चीजें दिखती है। आप पेन देखते हैं, आप पुस्तक देखते हैं, आप पौधे देखते हैं, आप मिट्टी देखते हैं, यहाँ तक कि जो आप श्वास लेते हैं, जो हवा है, उस हवा का अनुभव भी करते हैं। यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो आप अनुभव कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप छू सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे आसपास की स्थिति में है वो सभी पदार्थ हैं। यानी कि पदार्थ वस्तु को कहा जाता है जो वस्तु हमारे आसपास के परिदृश्य में हमको दिखाई देती है, अनुभव होती है और जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ पर एक शब्द आया पदार्थ। मैंने भी आपको बताया कि जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिसको हम छू सकते हैं वो पदार्थ है। लेकिन वास्तव में पदार्थ क्या होता है, तो जरा आइए हम पदार्थ की परिभाषा के बारे में जानें। पदार्थ पदार्थ का मतलब है ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है। वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का सर्वसामान्य अर्थ तो होता है, हम सबको पता है, वस्तु। लेकिन विज्ञान की भाषा में पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य का मतलब भी पदार्थ है, वस्तु का मतलब भी पदार्थ है। अब द्रव्य विज्ञान की भाषा में बोलते तो हम यहाँ पर द्रव शब्द जो है, उस द्रव शब्द का उपयोग करेंगे। द्रव्य है, द्रव और द्रव्य में फर्क है, ध्यान। तो द्रव्य का मतलब पदार्थ है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान निहित हो, द्रव्यमान हो, निहित हो, कुछ भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान निहित हो, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है जो स्थान घेरता, स्थान घेरने का मतलब, स्थान घेरने का मतलब उस भाग के अंदर क्या हो, उसका आयतन हो। यानी कि जो वस्तु स्थान घेरती है उसका क्या कहलाता है, वो आयतन कहलाता है। आप सभी ने गणित विषय में आयतन के बारे में पढ़ा। आयतन का मतलब है स्थान घेरना। जैसे मान लीजिए कोई टेबल का टॉप है, इस टेबल के टॉप पर आपने मोबाइल फोन रखा है, यानी कि मोबाइल फोन के द्वारा जितना स्थान घेरा गया है ये इसका आयतन है। ये इसका क्या है, आयतन। यानी कि किसी भी पात्र के ऊपर अपना खुद का एक पर्टिकुलर स्थान को निर्धारित करना, वो होता है उसका आयतन। ठीक है। द्रव्य पदार्थ के लिए हम द्रव्य पदार्थ के लिए हम उस स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं कि भाई पात्र के अनुसार अपना आकार ग्रहण करे। किसके अनुसार अपना आकार ग्रहण करे, पात्र के अनुसार अपना आकार ग्रहण करे, तो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जो स्थान घेरता है, स्थान घेरने का मतलब उसका आयतन है, उसके अंदर आयतन की कमी है। और इसमें द्रव्यमान हो, एक शब्द यहाँ पर और आया है द्रव्यमान। द्रव्य का मतलब मैंने आपको भी बता दिया, पदार्थ, और मान का मतलब उसी पदार्थ का मान। अब उसी पदार्थ का मान का मतलब उसी पदार्थ का जो वेटेज होता है उसको द्रव्यमान कहते हैं। और वह द्रव्यमान
उस पदार्थ के भार को इंगित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो द्रव्यमान की स्थिति में यही बात है कि ऐसा कोई स्थान लेकर इसमें द्रव्यमान हो, यानी कि इसमें भार हो। जैसे आप पत्थर लिया तो पत्थर में कुछ भार होगा, आपने पेन लिया पेन में कुछ भार होगा, आपने कॉपी ली कॉपी में कुछ भार होगा, आपने पुस्तक ली पुस्तक में कुछ भार होगा, आपने चौक ली इस चौक में भी कुछ ना कुछ भार अवश्य होगा। भले ही वह कुछ मिलीग्राम का हो, भले ही वह किलोग्राम का हो, भार होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? आपके पदार्थ कहलाता है, पदार्थ की स्थिति कहलाती है। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? आपके पदार्थ कहलाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी जिसमें आयतन और द्रव्यमान नहीं हो, वह क्या कहलाएगा? आपके पदार्थ कहलाएगा। चलिए उदाहरण के लिए पदार्थ के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं। जैसे श्वास, जो हम वायु ले रहे हैं वो पदार्थ है। बादल जिससे वर्षा होती है वो पदार्थ है। पत्थर पदार्थ है। सूर्य पदार्थ है। इसी प्रकार रेत पदार्थ है। पेन पदार्थ है। पुस्तक पदार्थ है। जिसमें द्रव्यमान और जिसका आयतन निश्चित है वो पदार्थ है। जल भी आपके पदार्थ में आएगा। अब जल में जल पात्र के अनुसार आकार ग्रहण करता है तो वो उसका स्थान लेने की स्थिति आयतन के रूप में हो जाएगी। इसलिए जल के आपने पदार्थ है, जो भी पदार्थ है सभी पदार्थ है, ये ठोस वाले भाग में सभी पदार्थ है, और जो गैस वाले भाग है वो भी सभी पदार्थों के अंदर ही आते हैं। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। आप सभी को विदित होगा कि पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये जो पांच मुख्य जो तत्व बनाए हैं इनको पंच महाभूत कहते हैं। ये पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। सजीव और निर्जीवों को तैयार करने के लिए इन तत्वों का उपयोग किया गया, और ये तत्व भी एक प्रकार के पदार्थ हैं, एक प्रकार के पदार्थों की स्थिति के अंदर आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ की स्थिति के बारे में शुरुआत में जो हमारे दार्शनिक हुए उन्होंने ये बताया पंच तत्वों से बने हुए भाग होते हैं, उसमें पदार्थ होते हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। यूनानी दार्शनिकों ने भी इसको ही उस भाग के अंदर तो माना, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की स्थिति को बांटने का है वो प्रयास किया। तो आइए हम पढ़ते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है, कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पहला स्वरूप है भौतिक स्वरूप में पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। शुरुआत में देखें तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित थी। कोई कह रहा था कि जो ठोस की तरह लकड़ी की तरह सपाट सतह के ऊपर आधारित पदार्थ होता है। कुछ कहते हैं ये रेत के कणों की तरफ बिखरा हुआ पदार्थ होता है। इन सभी मान्यताओं को आपस में जोड़कर ये बताया गया कि पदार्थ है वो पदार्थ वास्तविक रूप में कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है तो कैसे, किस प्रकार से? तो एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने जल भर दिया। क्या भर दिया? जल भर दिया। उसके बाद आपने उस जल का
जो नामांकन किया कि भाई जल कितना भरा हुआ है यहाँ तक है, उसका एक आपने वो क्या कहते हैं मास ले लिया कि भाई यहाँ तक जल भरा हुआ है। अब इसमें आपने नमक को डाला, इसमें आपने किसको डाला, नमक को डाला। नमक को डालने के बाद आपने जल को हल्का सा हिलाया। जब नमक डाला मतलब आपने उसके माप में क्या परिवर्तन देखा, क्या नमक जब आपने पानी में हिला दिया उसके बाद उसका परिवर्तन देखा, आपको किसी भी दशा में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कणों के मध्य में कुछ खाली जगह भी होती है, तो उन खाली जगहों में ये जो नमक है वो जाकर विराजमान हो गया। पदार्थ के जल यानी कि जो जल यहाँ पर पदार्थ के रूप में है, वो पदार्थ के रूप में जो जल है इसमें नमक डालने से किसी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, नहीं उसके मान में वृद्धि होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो पदार्थ की स्थिति में कि हमारा जो पदार्थ है, हमारा जो पदार्थ है वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और छोटे छोटे कण जब आपस में संयुक्त होते हैं तो पदार्थ के निर्माण की व्याख्या करते हैं। छोटा कण, छोटा कण आपके सबसे जो छोटा कण जिसको विभाजित नहीं कर सकते वो परमाणु कहलाता है। पदार्थ की यह अंतिम कड़ी है जो परमाणु के तौर पर काम में आती है। परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो पदार्थ की स्थिति को निर्मित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। दूसरा, ये तो था पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। आगे दूसरा है पदार्थ जो है, पदार्थ की स्थिति में पदार्थ के कण, भौतिक स्वरूप में पदार्थ के कण छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा हम प्रयोग देखते हैं। एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या भर दिया, जल भर दिया। आपकी किताब में क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप में पोटेशियम परमैंगनेट की बात करी गई है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को साफ करने के लिए काम में आने वाले भाग है जो लगभग लाल कलर का होता है, लेकिन हम यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह स्याही लेंगे, नीली स्याही, लाल स्याही जो आपके घर में उपलब्ध हो, उस स्याही की बूंदे हम उस पानी के अंदर डालेंगे। पानी के अंदर स्याही की बूंद डालते रहेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि जैसे ही आप पानी के अंदर स्याही की बूंद डालते रहेंगे तो स्याही की बूंद डालते ही, स्याही की बूंद डालते ही आप उस पानी के अंदर स्याही के रंग को प्रवाहित होते देखेंगे। धीरे धीरे यह जो पानी है वो लाल शेड डालिए तो लाल रंग का हो जाएगा, और जब नीली शेड डालिए तो नीले रंग का हो जाएगा। अब आपने दूसरा कर लिया, उसमें भी कुछ जल भरा और कुछ जल 10 ml इसमें डाल दिया, यानी कि 90 ml तो जल आपने भर दिया, 10 इसमें से डाल दिया। अब वापस एक और भी कर लिया, वापस 90 ml जल इसमें भरा, वापस 10% जल है इसमें से लिया, इसमें डाला। तो आप जैसे जैसे बीकर में 10 ml जल यहाँ से 10 ml यहाँ, फिर ये कलर होगा, फिर वापस 10 ml यहाँ, फिर आगे वापस 10 ml यहाँ, एक स्थिति ऐसी आएगी कि पुनः जो कण है वो कण प्रसारित होना बंद हो जाएंगे और जल का रंग किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करते जाते हैं। तो पदार्थ के कण बड़े सूक्ष्म होते हैं। ये प्रयोग आप घर में डेटॉल का जो अगर सॉल्यूशन है तो उससे भी आप कर सकते हैं, स्याही से भी आप कर सकते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट आपके घरों में हो तो आप इससे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो पदार्थ के कण एक प्रकार से कहेंगे तो दोनों ज्यादा ही छोटे होते हैं। तो आइए हम उन पदार्थों के कणों की स्थिति को उसके गुण धर्मों के आधार पर पढ़ेंगे। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण धर्म क्या होते हैं, पदार्थ किस प्रकार के गुणों को रखता है, आइए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण धर्मों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण धर्म
पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब सबको पता चल गया है, इसके अंदर खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है। तो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ, पुनः उसको पढ़ते हैं। रिक्त स्थान कैसे होता है कि आपने जो बीकर लिया उसमें आपने पानी भरा, अब हम यहाँ उसका जो माप है वो नोट करें। जैसे मान लो आपने पानी यहाँ भरा, अब आपने इसमें जो है इस बार हम नमक की जगह क्या मिलाएंगे? शक्कर। यानी कि आपने इसके अंदर क्या मिला दिया? शक्कर मिला। ध्यान रहे शक्कर जाते ही घुलती नहीं, नमक जाते ही घुल जाता है लेकिन शक्कर जाते ही घुलती नहीं, कुछ समय लगता है। आपने शक्कर मिलाई, शक्कर मिलाने के बाद हम इस माप को देखेंगे क्या उसमें परिवर्तन आता है। अगर आपने 1 चम्मच 2 चम्मच शक्कर लिया, किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर बहुत ज्यादा शक्कर मिलाई है तो फिर परिवर्तन थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि उसकी रासायनिक क्रिया है, ठोस है, तो अंदर जाएगा, घुलने में टाइम लगेगा, तो घुल जाएगा तो आप उसके माप को वापस देख पाएंगे। आपने इस जल के अंदर शक्कर डाली, उसके बाद जल को क्या किया? हिलाया। हिलाने के कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि शक्कर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। यानी कि शक्कर वहां से हट जाती है, और हट जाती है। अब वो हट जाने का मतलब ये है कि इससे माप बढ़ गई, इसके अंदर ही है। आप जब माप लेंगे तो माप उतना का उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि जल के मध्य यानी कि जल के जो कण हैं, कणों के मध्य में क्या था? रिक्त स्थान था। और उस रिक्त स्थान होने के कारण क्या था कि ये जो शक्कर है वो शक्कर उसके अंदर जाकर समाहित हो गई, उसके कणों के मध्य के रिक्त स्थान में जाकर क्या हो गई? समाहित हो गई। इस कारण हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है। पदार्थ के कणों के मध्य में खाली जगह सब में अलग अलग होती है। जैसे पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती है ठोस, पिछली कक्षाओं में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, क्या होती है। तो पदार्थ के इन तीनों अवस्थाओं के अंदर हम अगर देखें तो रिक्त स्थान की स्थिति में ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम होता है। ठोस में रिक्त स्थान क्या होता है? सबसे कम होता है। द्रव में जो रिक्त स्थान होता है वो मध्यम होता है, यानी कि न तो कम होता है और न ही अधिक होता है। लेकिन गैस में यही रिक्त स्थान सबसे क्या होता है? अधिक होता है। गैस के कण है वो बहुत ज्यादा ही मात्रा में बिखरे हुए रहते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर गैस के कण है वह विस्तृत रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो उसमें सबसे कम रहेगा स्थान, रिक्त स्थान लोग में रहेगा, गैस सबसे अधिक रहेगा। नोट करते जाना हम कॉपी के अंदर, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो अभिलाक्षणिक गुण। पहला होता है, दूसरा है पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब सबको पता है गतिशील, गतिशील शब्द आया है यहाँ पर। गति का मतलब है एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो गति होती है। गतिशील का मतलब है पदार्थ के कणों के मध्य क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का मतलब है पदार्थ की वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ अपनी गति में आता है, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। गतिज ऊर्जा हमेशा ध्यान रहे, जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा भी आपके
बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, आगे घटेगी। तो तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तापमान बढ़ने का मतलब है वो टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा गतिज ऊर्जा के अंदर प्रभाव है बढ़ने का जो देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा गतिज ऊर्जा का जो प्रभाव है वो कम होगा। कहां पर, पदार्थ के कणों। छोटा सा एक नियम और देखिए इसका भी। जैसे तापमान की स्थिति में देखते हैं, पहला जल, जल लिया, चाय की बूंद आपने इसके अंदर 2 बूंद डाले, 2 बूंद डालने के बाद बूंद यहाँ गिरी, देखिए ना जो इसका प्रसार है वो प्रसार आपको यहाँ तक होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण जगह बनाएंगे अपने लिए, और जगह बनाने में गति करेंगे, गति करेंगे कहाँ से करेंगे। अब चूंकि जल का तापमान कम होता है तो जितना तापमान मिला उतना वो प्रसार कर लेंगे। आप जैसे जैसे ज्यादा डालोगे वैसे प्रसार भी ज्यादा होगा। ये तो था तापमान कमी के, जितना तापमान मिलेगा उससे ज्यादा वो गति में आएंगे, और गति में आएंगे तो प्रसार करेंगे। दूसरा, हमारे घरों में खाना बनता है, हमारे रसोई घर में सबको पता है खाना बनना है। जैसे मान लो किसी का 100 फुट लंबा मकान है, मकान के एक कोने में रसोई घर है और दूसरे कोने में व्यक्ति बैठे हैं। रसोई घर में भोजन पक रहा है और वो भोजन जो पक रहा है वो बाहर दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि भोजन बन रहा है, भोजन की स्थिति बन तैयार हो गई, स्वादिष्ट भोजन जो उत्पन्न हो रहा है, तैयार हो रहा है, वो उसको बाहर से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? तो स्वादिष्ट महक के कारण, यानी कि जो भोजन पक रहा है वो भोजन पकने की स्थिति में भोजन कि जो स्वादिष्टता के महक है वो महक गति में आ जाती है। भोजन के जो कण है वो कण तापमान बढ़ने के साथ में गति में आ जाते हैं, और गति में आने के कारण वो आगे आगे हवा के द्वारा प्रसारित होते हैं, जिसके कारण दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति को पता चल जाता है घर में भोजन पक रहा है। बाहर भी भोजन, अगर कोई व्यक्ति गली के बाहर भी जा रहा है तो उसको भी पता चल जाएगा इस घर में भोजन की जो तैयारी है वो हो रही है, भोजन बन रहा है। दूसरा उदाहरण ये है कि आप घर में भगवान के मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाई है तब तक अगरबत्ती का पता नहीं चलता, लेकिन अगरबत्ती जलाने के बाद हम दूसरे कोने में बैठे हैं तो हमको पता चलता है कि उस कमरे से बाहर बैठ कर हमको पता चलता है कि अगरबत्ती हमने जलाई है। क्यों जलाई है? क्योंकि आपने उसको माचिस की तीली से जलाया, तापमान में बढ़ोतरी की, और तापमान में बढ़ोतरी करने पर अगरबत्ती के जो कण है वो गतिज ऊर्जा में आए, ज्यादा गतिशील हुए, और गतिशील होने का कारण वायु के प्रसार की तरह आगे बढ़ते ही चले गए, और आगे बढ़ते चले गए तो हमको उस जो कण है उन कणों की स्थिति है वो पता चली कि भाई अगरबत्ती के ऊपर जलाई। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर पदार्थ के कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान वायु की तरफ प्रसारित होते हैं, लेकिन तापमान बढ़ेगा तो ज्यादा प्रसारित होंगे, तापमान घटेगा तो प्रसारण है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम कम आ जाएगा। तो ध्यान रहे जो घर में बन रहा खाना है, गर्म खाना, उसकी महक जल्दी से पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक नहीं पहुंचती है। ये उस तापमान के कारण गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी और बढ़ोतरी के कारण होती है। अगला जो है वो अगला देखते हैं, तीसरा जो पदार्थ के कण, सॉरी इसमें निरंतर गतिशील होते हैं, जिसमें तीनों अवस्थाओं में आप देख सकते हैं। तो देखेंगे ठोस में जो गतिशीलता है वो क्या होती है, कम होती है। द्रव में गतिशीलता होती है वह मध्यम होती है, और गैस में गतिशीलता होती है वह अधिक होती है। यानी कि पदार्थ के गैसीय विकर्ण है वो जल्दी दौड़ते हैं, ठोस में कम है, और द्रव में मध्यम अवस्था में रहते हैं। हम तीसरा प्रकार करते हैं, जो तीसरा गुण धन है, यानी पदार्थ के कणों के मिलाकर गुण तीन है, दो तो हमने पढ़ लिए, तीसरा पढ़ रहे हैं पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल का मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं,
आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कणों के मध्य में आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो पदार्थ पूरा बंधा रहता है। अब जैसे देखिए, उदाहरण के लिए आपके घरों में एक नल लगा हुआ है। अब उस नल के ऊपर क्या लगी हुई है? टोटी लगी हुई है। आपने जैसे टोटी को ऑन किया, नल है वो नल के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। पानी निकलेगा, पानी धीरे धीरे किस अवस्था में निकलेगा? एक सीधी धार में। एक सीधी धार में पानी निकल रहा है, ये पानी सीधी धार में निकलेगा, और जैसे ही आपने उस पानी के मध्य में अपनी अंगुली लाई, तो क्या होगा कि अंगुली लाने पर वो पानी अपनी स्थिति में क्या कर देगा? जब सीधी धार हो रही है तो पास में अंगुली बीच में रुकावट आई, कण हट गए, लेकिन वापस जैसे अंगुली को प्रसार को छोड़ दिया, वापस पानी आएगा और ये धार में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जल के कण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। और इसी आकर्षण के कारण जो पदार्थ के कण है एक दूसरे के निकट आने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आकर्षण बल ही पदार्थ को बांधे रखता है, जिसके कारण प्रकृति में उनका क्या बनता है? स्थायित्व बनता है। क्या बनता है? स्थायित्व बनता है। तो ध्यान रहे, ठोस में जो आकर्षण बल होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी ठोस में आकर्षण बल है वो सबसे प्योरिटी मात्रा में अधिक होता है। द्रव में आकर्षण बल मध्यम होता है, और गैस में आकर्षण बल आपके क्या होता है? कम। गैस में आपका आकर्षण बल कम होता है। ठोस में अधिक, द्रव में मध्यम, और गैस में कम होता है आकर्षण बल, जिसके कारण से यह पदार्थ अपने स्थायित्व को यहाँ पर बरकरार रखता है। ऐसा नहीं है कि भाई गैस में नहीं होता आकर्षण बल तो इसका मतलब ये आकर्षित नहीं होते, संपीड़ित करवा के उसको आकर्षित करवा सकते हैं, लेकिन गैस में आकर्षण बल की स्थिति है वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन पदार्थ के कणों के मध्य में आकर्षण बल होगा, किसी में कम होगा और किसी में अधिक होगा। जैसे आपके पास चौक है, आपके पास लोहे का एक टुकड़ा है, और आपके पास एक और रबड़ बैंड की स्थिति है। रबड़ बैंड को खींचेंगे तो ज्यादा प्रत्यास्थ करने पर टूट जाएगा, चौक को ज्यादा हवा मारने पर चूर्ण बन जाएगा, लेकिन लोहे पर आप जितना प्रहार करोगे कुछ नहीं होगा, चक्कर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होगा। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पदार्थों की स्थिति के आधार पर उनके कणों के मध्य में आकर्षण बल भी उसी प्रकार का होता है, जिस कारण से पदार्थ है वो यहाँ इस प्रकृति में स्थायित्व को बरकरार। तो पदार्थ के ये अभिलाक्षणीय गुणधर्म है वो 3 प्रकार के हैं, और इन्हीं के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं बताई गई है। तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित की गई है, जिसको हम पदार्थ की अवस्थाएं कहते हैं, और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम अगले सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसको आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, और इसके जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसको देखकर अपने कॉपी के अंदर इसका कार्य करेंगे। 2 सवाल जरूर हैं, तो सवाल आप जरूर उतारेंगे, या फिर मैं आपको टेस्ट करके सवाल को भेज दूंगा, आपको अपनी कॉपी के अंदर उन सवालों को भी हल करना है। अगर आपको किसी इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो अभी आपको मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, आप अपने चैट बॉक्स में उस समस्या को लिखिए, या फिर स्वयं बोल कर समस्या को बताइए क्या आपको जानना है।